कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सामाजिक अध्ययन शिक्षण की जो विधियां होती हैं उनका जब हम सिलेक्शन करते हैं पढ़ाने के लिए, उनका हम चयन करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की हमारी सावधानियां हमको बरतनी होती है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है शिक्षण विधियों का चयन करते समय उचित सावधानियां बरतना। अब शिक्षण विधियों की हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि शिक्षण विधियां एक वो तरीका होता है, एक वो माध्यम होता है जिसके आधार पर हम बच्चों को अपना ज्ञान देना चाहते हैं, हम अपने विषय वस्तु को, अपना कंटेंट जो है वो बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं और फिर उस ज्ञान के आधार पर ही जो एक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उनकी जो उपलब्धियां होती हैं उनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उन उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो सही बात भी है कि जब हम शिक्षण, एक अध्यापक को जब अपने कक्षा में एंट्री करता है तो एक अपना उससे पहले ही अपना वो माइंड मेकअप करके आता है कि आज मैं जो है बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाऊंगा, आज बच्चों को मैं ये टॉपिक दे करके आऊंगा, इससे संबंधित ज्ञान मैं उनको दूंगा। तो उसके लिए वो अपनी कुछ शिक्षण विधियों को सिलेक्शन करता है, उनका चयन भी करता है। तो उसमें हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। अगर हमारी शिक्षण विधियां जो है हमारे दिए गए ज्ञान को जो है बच्चे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारी शिक्षण विधियों के आधार पर शिक्षा के जो वांछित उद्देश्य होते हैं जिनको लेकर के इतना बड़ा विद्यालय रचा गया है, अगर उनकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो वो शिक्षण विधियां जो है वो सही नहीं है, सिलेक्शन हमारे द्वारा सही नहीं किया गया है। हमें दूसरी विधि से पढ़ाना आना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कक्षा में चले गए हैं और कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते जो है हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बच्चों जो है वो रुचि नहीं ले रहे हैं, या कुछ उसमें दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं, कुछ बच्चे उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आपको उसी समय अपनी शिक्षण विधियों में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है आपकी पढ़ाई में रुचि ले, आपके शिक्षण कार्य में रुचि ले, है ना। तो उसी को ही कहते हैं कि उनको चयन करते समय हमें कुछ सावधानियां इसमें बरतनी होती है। वो सावधानियां वो क्या है, थोड़ा सा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा इसमें बताया है कि चयन की भी शिक्षण विधियां जिनका हमने चयन किया है, अगर चयन की भी शिक्षण विधियां सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों, उनके आदर्शों, उनकी मूल्यों की प्राप्ति में वो कितनी सहायक हो रही है, यानी कि जो वांछित उद्देश्य या मूल्य, जो आदर्श हमने निर्धारित किए थे सामाजिक अध्ययन शिक्षण के, अगर वो उनको प्राप्त कर रही है तो वो एक अच्छी शिक्षण विधि है, अगर नहीं प्राप्त कर रही है तो वो एक अच्छी शिक्षण विधि नहीं कहलाएगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली शिक्षण विधियां ही उसका ही चयन हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें जो हमने चयनित की है अपनी शिक्षण विधि, उसमें क्या होना चाहिए, उस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, उसमें क्रियात्मकता के उपयुक्त अवसर कहां तक प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि बच्चे कहां तक उसमें क्रियाशील रह सकते हैं, हम उसमें कहां तक क्रियाशील रह सकते हैं, है ना। उससे हमारी शिक्षण विधियों से दिया गया जो ज्ञान है उससे बच्चों को क्या अनुभव प्राप्त हो रहा है, तो अच्छा अनुभव उसको प्राप्त होना चाहिए, ऐसी शिक्षण विधि का हमें चयन करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम कह सकते हैं कि चयन की गई शिक्षण विधि में बालक का सामाजिक विकास करने की क्षमता है या नहीं है, यानी कि अगर हम अपनी शिक्षण विधि के माध्यम से बालक का एक समाजीकरण कर रहे हैं और वो हो भी रहा है तो हमारी शिक्षण विधियां है बालक के अंतर्गत सामाजिकता की भावना का विकास कर रहे हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी शिक्षण विधियों के माध्यम से अगर वो उद्देश्य प्राप्त हो रहा है तो वो एक अच्छी शिक्षण विधि होनी चाहिए, है ना। तो चयनित शिक्षण विधि के माध्यम से ऐसा प्रयोग होना चाहिए कि वो एक सामाजिकता की भावना का विकास कर सकती हो। नेक्स्ट इसमें आता है कि चयन की गई शिक्षण विधि के प्रयोग हेतु उपयुक्त सामग्री उपलब्ध है या नहीं है, यानी कि जो हमारी विधि है खाली मौखिक विधि नहीं हो रही है, उस विधि को अपनाने के लिए, अप्लाई करने के लिए जो स्कूल
में हमारे साधन है वो पर्याप्त साधन है या नहीं है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी विधि को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा या उस विधि का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि वो जिस तरह के हमारे स्कूल में या कॉलेज में उसके साधन जो है वो हमें मिल सके, हमें प्राप्त हो सके, उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षक जो है चयन की गई शिक्षण विधि का सफल प्रयोग कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, यानी कि जो हमने शिक्षण विधि जो है, वैसे काफी शिक्षण विधियां होती हैं हमारे सामाजिक अध्ययन की, तो उनमें से चयन करते समय जो है हमें इस तरह का भी ख्याल रखना है कि हमने शिक्षण विधि तो ले ली, चुन ली, लेकिन हमें उसका प्रयोग करना भी तो आना चाहिए। अगर उसका प्रयोग करना हमसे नहीं आ पा रहा है तो वो शिक्षण विधि जो निरर्थक हो जाएगी, वो उद्देश्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएगी, वो बच्चों तक हमारा ज्ञान भी नहीं पहुंचा पाएगी, वो बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं कर पाएगी, वो बच्चों से जो हम चाहते थे ये उद्देश्य प्राप्त करें या इस तरह का माहौल यहाँ पर बने वाली कक्षा में पढ़ने पढ़ाने का, तो वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा है। तो चयन करते समय इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो यही वो सावधानियां हमें कौन कौन सी बरतनी होती है। नेक्स्ट इसमें इन्होंने बताया है कि चयनित की गई शिक्षण विधि जो है जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित संबंध स्थापित करा सकती है या नहीं करा सकती है, यानी कि टीचर्स के द्वारा जो शिक्षण विधियां उसने एडॉप्ट की है, सिलेक्शन किया है, उस विधि के द्वारा जो उसका जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान जो है बच्चों के उनके जो व्यक्तिगत जीवन होता है, उनके जो सामाजिक जीवन होता है या उनके जीवन में काम आने वाले कुछ तथ्य होते हैं उनसे संबंधित है या नहीं है। अगर उन तथ्यों की वो जानकारी करा रही है तो अच्छी शिक्षण विधियां हैं, तो अगर वो नहीं करा रही है तो अच्छी शिक्षण विधियां वो नहीं कराएंगी। यानी कि जो बच्चे के जीवन में कुछ वास्तविक परिस्थितियां आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, उसके लिए उसको तैयार रखना, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाली कुछ इस तरह की विधियां हमें सिलेक्शन करनी चाहिए, जो बच्चों की समस्याओं का समाधान निकालने में, उनकी वास्तविक जीवन से संबंधित ज्ञान देने में सहायक हो। ऐसी विधियों को हमें चुनना चाहिए, अदरवाइज शिक्षण विधियों को चुन करके हमारा कोई फायदा उससे होने वाला नहीं है। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि चयनित शिक्षण विधि जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देती है नहीं देती है, अर्थात अध्यापक ने जो शिक्षण विधियां चयन की है पढ़ाने के लिए वो बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी महत्व दे रही है नहीं दे रही है। पता लग रहा है आपकी शिक्षण विधि जो है ऑटोक्रेटिक है, आपकी अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि है, तो उससे जो व्यक्तिगत विभिन्नता लिए हुए जो बच्चे होते हैं उनका बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है, उनका मानसिक स्तर अलग अलग होता है, तो उस तक वो वांछित परिवर्तन नहीं कर सकती या वो उस शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती है जिन उद्देश्यों को लेकर के ये शिक्षण विधियां ऑर्गेनाइज की गई थी या पाठ्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हर बच्चे के अनुसार उसकी रुचि, उसकी योग्यता का ध्यान देना पड़ेगा, है ना, उसको किस प्रकार से सीख सकता है, उसको सिखाने का क्या माहौल बना सकते हैं, कौन सी तकनीकी अपना सकते हैं, तो उन सब चीजों का हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है चयन करते समय शिक्षण विधियों को। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि चयनित शिक्षण विधि जो है सहसंबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान कर रही है या नहीं कर रही है। अभी सहसंबंध शिक्षण विधि कौन सी होती है कि एक विषय को पढ़ाते समय सभी विषयों का उसमें थोड़ा थोड़ा समावेश हो जाए, सभी विषयों की एक विषय का जानकारी देते समय हम सभी विषयों की जानकारी अगर उससे दे रहे हैं तो एक सहसंबंध विधि वो कहलाएगी। तो अगर इस तरह का ज्ञान दे रही है तो वो एक अच्छी विधि कहलाएगी, अदरवाइज एक ही पक्ष को लेकर के वो चल रही है तो वो अच्छी विधि नहीं कहलाएगी। तो हमें चयन करते समय शिक्षक को यह भी ध्यान रखना है कि ऐसी विधि चुने जो एक सहसंबंधात्मक शिक्षण विधि का काम कर रही हो, है ना। नेक्स्ट इसमें बताया उन्होंने कि शिक्षक द्वारा उसी शिक्षण विधि का चयन किया जाए जो पाठ्य वस्तु के अनुकूल हो। ये तो एक सरल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अध्यापक का जो पाठ्य वस्तु है, जो कंटेंट है, जो देने वाली बात है विषय वस्तु की, अगर उसी के अकॉर्डिंग हमारी शिक्षण विधियां नहीं होंगी तो
वो विषय वस्तु हम बच्चों तक नहीं पहुंचा सकते, अपना कंटेंट, अपना ज्ञान जो है बच्चों तक हम नहीं पहुंचा सकते। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी शिक्षण नीतियों में परिवर्तन या संशोधन करना होता है, या उसको हम लेकर के चलते हैं। जब हम क्लास में जाते हैं तो उस क्लास में जाने से पहले हमारी कुछ शिक्षण से पहले कुछ पूर्व तैयारियां होती हैं, यानी कि एक हमने जैसे पाठ योजना बनाई है, उस पाठ योजना के अंतर्गत हमने कुछ प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछे, कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछे, कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछे, कुछ हमने स्पष्टीकरण किया है। तो उसमें तो हमने जैसे ब्लैक बोर्ड का भी हमने यूज किया है, जैसे हम चार्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे मॉडल का यूज कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमारी पाठ्य वस्तु है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हमने शिक्षण विधियां चुनी है तो वो एक अच्छा परिणाम दे सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि उत्तम शिक्षण विधि का अभिप्राय जो है छात्र को मात्र ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होता है, अपितु उसका उचित ढंग से मार्गदर्शन करना भी होता है। मैंने खाली हम ज्ञान दे दिया, हमने क्या दे दिया ज्ञान उसको, कि मान लीजिए जैसे हम इतिहास ही पढ़ा रहे हैं, तो इतिहास में जैसे हम मुगल काल पढ़ा रहे हैं, तो मुगल काल की जो स्थापना है माने बाबर ने की है, बाबर कहाँ का था, अरब देश से आया था, है ना, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसकी पढ़ाई कैसे की। तो ये खाली एक किताबी ज्ञान देना है, लेकिन उसका एक हमें उचित मार्गदर्शन भी करना है कि यहाँ पर जो है कुछ बाह्य शक्तियों ने यहाँ पर क्या किया है, राज किया है ना। जैसे आपके मध्यकाल आ गया है, तो मध्यकाल में क्या हुआ है, जितनी भी आपके 1206 से हम लगाते हैं, तो जैसे आपका गुलाम वंश हो गया, जैसे आपका खिलजी वंश हो गया, जैसे आपका सैयद वंश, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, मुगल वंश है, तो ये सब क्या थी, बाह्य शक्तियां थी। तो हमारे भारत देश पर कुछ बाह्य शक्तियों ने यहाँ पर आक्रमण करके, हमला करके, हमारी शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त करके यहाँ पर वो शासन व्यवस्था चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं यहाँ पर। तो उनका हम उचित मार्गदर्शन कर रहे हैं बच्चों को, तो खाली एक किताबी ज्ञान देने से उसका नहीं होना। तो इसी तरह से कोई भी हम ज्ञान दे रहे हैं, सामाजिक विज्ञान से संबंधित या आपका भौतिक ज्ञान से संबंधित, मैथ से संबंधित, हिंदी इंग्लिश से संबंधित, तो एक जनरल सी बात है कि जिस चीज को हम ज्ञान दे रहे हैं उसका खाली मार्गदर्शन भी होना चाहिए, खाली यही किताबी ज्ञान इसको हमने दे दिया। और इसमें क्या बताया है, अतः शिक्षक को ऐसी शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए जो उसका अच्छी तरह से उचित मार्गदर्शन कर सके। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि शिक्षण जितना प्रेरणादायक होगा, छात्र उतनी ही अधिक रुचि के साथ सीखेंगे। अतः शिक्षक को चाहिए कि ऐसी शिक्षण विधि का चयन करें कि छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करे, यानी कि आपकी शिक्षण विधियों के माध्यम से एक ऐसा माहौल आपकी कक्षा में क्रिएट होना चाहिए कि छात्र जो है मोटिवेट हो जाए, उत्साहवर्धन हो जाए, उनका प्रेरणा उनको मिलती है ना। क्या है कि प्रेरणा मिलती है उनको, वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, पढ़ने के बाद में जो दूसरा टीचर भी आएगा उसके स्वागत के लिए भी तैयार हो जाए कि ये भी कुछ अच्छा ज्ञान देगा। आपकी शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को जो है जागरूक रखे, वो उस ज्ञान को अच्छी तरह से समझने के लिए, लेने के लिए उत्साहवर्धन उसके होना चाहिए, उनके अंदर जो है अपनी पढ़ाई के प्रति उसकी पढ़ाई का महत्व समझे, उसकी उपयोगिता समझे, उस ज्ञान की उपयोगिता वो समझे, उसको इस तरह से प्रेरणा देनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें बताया है कि छात्र जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। अतः शिक्षक को शिक्षण विधि के चयन में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चयनित की गई शिक्षण विधियों के माध्यम से पूर्व ज्ञान जो है उसका आधार बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। यानी कि एक जब हम एंट्री करते हैं कक्षा में तो हम सीधे पढ़ाते ही नहीं जा करते, हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न बना होते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के आते हैं। तो उन प्रश्नों को लेकर के अगर हम आए हैं, अच्छी तरह से हमने प्रश्न बनाए हैं, तो प्रश्न का उत्तर हमारे काम आ जाएंगे, वो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित होंगे और पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से इसका जुड़ाव हो जाएगा। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ आपको, क्या उदाहरण देता हूँ, मान लिया हमें कृषि पढ़ानी है, कृषि के अंदर मुख्य फसलें पढ़ानी है, तो हम जाकर के सीधे बच्चों को नहीं कहेंगे कि बच्चों आज हम फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम क्या करेंगे,
हम बच्चों को थोड़ा तैयार करेंगे। बच्चों, मैं आपको कुछ टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे उससे संबंधित कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगा। मुझे आशा है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। जिन प्रश्नों को आप जानते, जो उत्तर जानता हुआ जो छात्र, वो अपना हाथ उठाएगा, है ना। बाकी जो है ध्यान से सुनेंगे। कैसे? जैसे मैंने पहला प्रश्न किया, बच्चों बताइए हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चों ने उत्तर दिया भारत। फिर मेरा दूसरा प्रश्न वहीं पर हो सकता है कि भारत में जो है अधिकतर जनसंख्या जो है कहाँ निवास करती है ना, कहाँ निवास करती है। तो उनके दिमाग में कुछ आएगा, कहाँ से क्या पूछना चाह रहे हैं जी, धरती पर निवास करती है, अपने मकानों में निवास करती है ना, या अगर इस तरह का बताएंगे तो और कुछ बताओ, दूसरे बच्चे से पूछेंगे और बताओ, तो वो कहेंगे कुछ शहरी नगर कुछ गांव इस तरह की संबंधित है, तो वो हाँ मैं मोटिवेट करूँगा, हाँ बताओ। तो वो कहेंगे कि ज्यादातर जनसंख्या जो है गाँव में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। फिर मेरा और प्रश्न बनेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, क्या उनका ज्यादातर व्यवसाय क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, तो बच्चे बता ही देंगे कि किसान लोग जो होते हैं या खेती करते हैं या कृषि करते हैं, है ना। तो कृषि आ गई, यहाँ पर खेती आ गई, तो मैं उनसे पूछूंगा कि खेती में हम लोग क्या करते हैं, किसान लोग क्या करते हैं। तो बच्चे कहेंगे कि विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। फसलें अगर नहीं बताएंगे कि गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, गन्ना बोते हैं, इस तरह का, तो हम बच्चों गेहूं जो है या आपका गन्ना जो है, चावल जो है, आपकी दालें, तो विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं। तो आज हम इन्हीं फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये पूर्व ज्ञान से जो नवीन ज्ञान का जुड़ाव हो गया हमारा। नवीन ज्ञान क्या है, उन फसलों के बारे में बताएंगे कि ये फसलें जो है कौन कौन सी फसल किस किस मौसम में बोई जाती है, किसमें काटी जाती है, उसके बीच का जो समय होता है उसमें पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, है ना। उत्तम किस्म का हमारा बीज होना चाहिए, तो ही वो एक अच्छा उत्पादक बन सकता है, उत्पादन कर सकता है हमारा। तो इस तरह की कुछ चीजें हम अपनी शिक्षण वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया है इन्होंने कि शिक्षक को एक लोकतंत्रात्मक शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए, अर्थात शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। यानी आपकी शिक्षण विधियां जो है ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी बच्चे जो है आपके द्वारा दिए गए ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आपके ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षण विधि को नाम इन्होंने लिया है, तो लोकतांत्रिक शिक्षण विधियां वही होती हैं जिसमें सभी बच्चों को एक समान अवसर मिले पढ़ने पढ़ाने का, जो टीचर्स के द्वारा दिया जा रहा है वो उन तक पहुंच जाए, है ना। एक लोकतांत्रिक हो गई, एक स्वेच्छाचारिता हो गई, है ना। वो स्वेच्छाचारिता शिक्षण विधि कौन सी होगी, जो एक टीचर्स के माध्यम से दी जा रही है और वो टीचर्स केंद्रित हो जाएगी, वो अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि कहलाएगी। उसमें सिर्फ अध्यापक स्वतंत्र रूप से वहां पर पढ़ा रहा है, अध्यापक ही एक नियंत्रण करता है, वहां पर कंट्रोल करता है, और बच्चे जो है एक नीरसता लिए हुए जो है या एक रोचकता का अभाव लिए हुए जो है वहां पर पढ़ते जा रहे हैं बच्चे, या लिखते जा रहे हैं या पढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह की शिक्षण विधियां जो है वो अध्यापक केंद्रित होती है, वो प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां नहीं होती है। प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियों में सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है कि आप अपनी योग्यता रुचि के अनुसार जो है कुछ भी पूछ सकते हैं। आपका शंका, डाउट, प्रश्न, कुछ भी आपकी समस्या, कुछ भी आप टीचर से शेयर कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। तो कुछ इस तरह की शिक्षण विधियों की हमारी सावधानियां हैं जो उनका सिलेक्शन करते समय एक टीचर को सावधानियां बरतनी होगी, तब जाकर